अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है इल्म हिफ्ज़ाने सेहत। इल्म हिफ्ज़ाने सेहत। तबीब इसका इल्तिज़ाम नहीं कर सकता कि वो जवानी और क़ुव्वत को बरकरार रखे या हर शख्स को तवील उम्र यानी कि बड़ी उम्र तक पहुँचाए। मौत को रोक दे उसकी वजह यह है कि बदन की पैदाइश एक ऐसी रतूबत से होती है जिसके साथ हरारत होती है। ये हरारत इस रतूबत को पकाती, उसको ग़िज़ा बहम पहुँचाती और इसके फुज़लात को दफ़ा करती है, मगर साथ ही लामहला उसको तहलील भी करती है। और चूँकि कायदा है कि एक मुअस्सर जब एक अरसे तक किसी मुतासर में अपना असर करता रहता है तो हर वक्त उसकी तासीर बढ़ती रहती है, इसलिए ये रतूबत रोज़ बरोज़ तहलील होती रहती है। और चूँकि रतूबत हरारत गरीज़ी के लिए मादा है, इसलिए रतूबत की तहलील व फना होने से यह हरारत भी ज़ूफ़ हो जाती है, हज़म नाक़िस हो जाता है और बदन पर वो बदल तहलील कम वारिद होता है जिसके बग़ैर वजूद बाकी ही नहीं रहता। जायके मर्तबा कमाल तक पहुँच सकता है। इसी तरह ये अमल जारी रहता है हत्ता कि रतूबत फना हो जाती है और हरारत गरीज़ी बुझ जाती है और मौत वाक़या हो जाती है। यही मौत तबई मौत है जिसकी मुद्दत हर शख्स के लिए उसके मिजाज और क़ुव्वत के एतबार से मुकर्रर है। बस तबीब का फ़र्ज़ यह है कि अगर खारजी फ़साद वाक़या न हो तो हर शख्स को इसके मजाज के मुवाफ़िक उम्र तबई तक पहुँचा दे और उम्र की हिफाजत मुनासिब तरीक़ पर करे। और उसकी सूरत यह है कि रतूबत असलिया को मुतफ़न यानी कि गंदा होने से बचाए रखे और तबई मिकदार से ज़्यादा इसको तहलील ना होने दे। और उसके लिए मदार कार ये है कि असबाब सित्ता ज़रूरिया यानी कि 6 ज़रूरी असबाब में एतदाल को मलहूस रखे। मौत का वाक़या होना और शबाब का जाते रहना ज़रूरी है, क्योंकि बदन एक सैयार रतूबत मर्द और औरत के मवाद मनूबा से बना है और इस रतूबत के साथ हरारत गरीज़ी होती है। इस रतूबत और हरारत के आपस में एक दूसरे पर अमल करने से ही हमारी ज़िंदगी है। अब जहाँ इस रतूबत और हरारत के एक दूसरे पर अमल करने से हमारी ज़िंदगी है, वहाँ उस हरारत के असर से ये रतूबत कम होती रहती है। और चूँकि ये हरारत मादे के तहलील होने से खुद भी तहलील होती जाती है, इसलिए उसका नतीजा ये होता है कि हरारत गरीज़ी कमज़ोर हो जाती है और इसके ज़ूफ़ के साथ हज़म भी नाक़िस हो जाता है और हमारे बदन का जो हिस्सा तहलील हो जाता है उसका बदल बहम नहीं पहुँचता। आखिर ये रतूबत बिल्कुल ही फना हो जाती है और उसके साथ ही हरारत भी बुझ जाती है और मौत वाक़या होती है। मौत 2 तरह होती है, एक तबई और इख्तरामी। तबई मौत वो मौत है जिसका ऊपर जिक्र हुआ था। मौत इख्तरामी उसको कहते हैं जिसमें रतूबत और गरीज़ी फना ना हो और दूसरे असबाब से मौत वाक़या हो, मसलन डूबने, गिरने या किसी बीमारी से मौत हो। तदबीर ग़िज़ा। जब हम किसी सेहत को अपनी हालत पर बरकरार रखने का इरादा करें तो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो कैफियत में उस सेहत के मुशाबे हों, और जब उसे बेहतर और अफजल हालत पर लाना चाहें तो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो कैफियत में उस सेहत के मुखालिफ हों। अतबा के यहाँ ये एक मशहूर कायदा बयान किया गया है कि कामल सेहत की हालत में ऐसी ग़िज़ाएँ देनी चाहिए जो कैफियत में मजाज के मुताबिक हो, यानी अगर मजाज मोतदिल हो तो मोतदिल ग़िज़ाएँ दें और अगर किसी कदर गर्म या किसी कदर सर्द मजाज हो तो इसी कदर सर्द या गर्म ग़िज़ाएँ दें। अलबत्ता अगर कोई कामल सेहत ना हो और उसकी ज़रूरत महसूस होती हो कि सेहत को बेहतर होना चाहिए
تو اس صورت میں مزاج کے مشابہ غذائیں نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کے مخالف دینی چاہیے، یعنی گرم مزاج میں سرد اور سرد مزاج میں گرم غذائیں دینی چاہیے، اور عام طور پر اسی پر عمل ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم غذائیں اس روٹی کو جو شیلیم، گندم، دیوانہ، کالا دانا وغیرہ ردی چیزوں سے پاک صاف ہو، اور سال بھر کے مینڈے، بچھڑے، بکرے کے بچے، مرغی، چکور اور تیتر کے گوشت کو اور مناسب مزاج میٹھی چیزوں کا استعمال کریں۔ میوہ جات میں سے انجیر، انگور اور کھجور کھانا چاہیے، اور وہ بھی ان شہروں میں جہاں ان کے کھانے کی عادت ہو۔ دوائی غذاؤں کے استعمال کی جانب متوجہ نہ ہونا چاہیے، البتہ جب مزاج یا طعام کی اصلاح مقصود ہو تو کچھ مذائقہ نہیں۔ سچی بھوک کے بغیر طعام نہیں کھانا چاہیے، اور جب بھوک چمک اٹھے تو غذا کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ بھوک دو طرح کی ہوتی ہے، نمبر 1 سچی اور جھوٹی بھوک۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس بھوک کے وقت معدہ ہلکا ہو، ڈکارے جن سے یہ پتہ چلا کرتا ہے کہ معدے میں کھانا پہلے سے موجود ہے، نہ آتی ہوں، کرا کر نزج اور کرا کر نہ ہو، کھانا کھائے ہوئے کافی وقفہ ہو چکا ہو، تو یہ سچی بھوک ہے، اور جس بھوک کے وقت یہ باتیں نہ ہوں تو وہ جھوٹی بھوک ہے۔ کھانا ہمیشہ سچی بھوک کے وقت کھانا چاہیے۔ موسم گرما میں سرد بالفعل اور موسم سرما میں گرم بالفعل غذائیں کھانی چاہیے۔ سرد بالفعل اس چیز کو کہتے ہیں جو چھونے سے سرد معلوم ہو، اور سرد بالقوا اس کو کہتے ہیں جس کا اثر تحلیل ہونے کے بعد سرد ہو۔ اسی طرح گرم بالفعل وہ ہے جو چھونے سے گرم محسوس ہو، اور گرم بالقوا جس کا اثر گرم ہو۔ کھانا ہضم ہونے سے پہلے اور غذا کھا لینا برا ہے، بہت ٹھہر کر کھانا اس سے کم برا ہے، کیونکہ اسے ہضم مخل سے ہو جائے۔ طرح طرح کے کھانوں سے طبیعت متحیر یعنی کہ پریشان ہو جاتی ہے۔ مختلف اقسام کے کھانوں مثلاً گائے کا گوشت جیسے مرغی کا گوشت، یا گرم جیسے شہد، سرد جیسے دہی کو ایک ساتھ نہ کھانا چاہیے، کیونکہ مختلف اقسام کی چیزیں طبیعت کو متحیر بنا دیتی ہیں اور اس کی خدمات کو بانٹ دیتی ہیں۔ اس سے بدن کو نقصان پہنچتا ہے اور قوت کو بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ لذیذ غذا بشرطیکہ کہ بہت زیادہ نہ پکائی جائے عمدہ ہوتی ہے، بہت زیادہ نہ کھائی جائے کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ جس وقت انسان کو موافق طبیعت کھانا ملتا ہے تو اسے لذیذ اور عمدہ سمجھ کر بہت زیادہ کھا جاتا ہے، کیونکہ مزے کی چیز ہر ایک کی طبیعت کو مرغوب ہوتی ہے اور بھوک میں بہت کھائی جاتی ہے۔ اب کھانے کو تو وہ کھا لی جاتی ہے، لیکن آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبیعت اس کے پکانے اور ہضم کرنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ ہمیشہ پھیکا کھانا کھانے سے بھوک جاتی رہتی ہے اور بدن میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ترش غذاؤں کی کثرت استعمال سے بڑھاپا جلد ہی آ جاتا ہے، اعضاء میں خشکی پیدا ہوتی ہے اور اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے۔ میٹھی چیزیں بھوک کو ضعیف اور بدن کو گرم کر دیتی ہے، نمکین چیزیں بدن کو خشک اور لاغر کر دیتی ہے۔ لہذا غذائے شیریں کی مضرت کو ترش غذا سے اور ترش غذا کے مضرت کو میٹھی غذا سے دور کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھیکے کھانے کی مضرت کو نمکین اور چٹپٹے کھانے سے دور کرنا چاہیے، اور ان دونوں کی مضرت کو پھیکے کھانے سے۔ مناسب تو یہ ہے کہ کھانے سے ایسے وقت میں ہاتھ کھینچ لیا جائے جبکہ کسی قدر بھوک باقی ہو۔ ہمیشہ پرہیز کرنا بدن کو ضعیف اور لاغر کر دیتا ہے، بلکہ صحت میں پرہیز کرنا ایسا ہے جیسے مرض میں بد پرہیزی۔
हमेशा परहेज से बदन में ज़ोफ़ और लागरी इसलिए पैदा हो जाती है कि बदन को ग़िज़ा नहीं पहुंचती, और ग़िज़ा ना हासिल होने से बदन को ज़ईफ़ और लागर हो जाना ही चाहिए। ग़िज़ा के मुतल्लिक़ जिस किस्म की आदत हों उनकी पाबंदी ज़रूरी है। उनको दिन में जितनी बार और जो ग़िज़ाएँ खाने की आदत हो उनकी पाबंदी करनी चाहिए। जिस शख्स को रद्दी ग़िज़ाओं के हज़म कर लेने की आदत हो तो उसको गर्रा यानी कि गुरूर ना करना चाहिए, क्योंकि ये रद्दी ग़िज़ाएँ कुछ अरसे के बाद मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा कर देती हैं। लिहाजा उनको रफ्ता रफ्ता तर्क करना चाहिए। जिस आदमी का मजाज सुफरादी हो उसे सर्दी और तरी पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस शख्स का मजाज दमवी हो उसे ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो सर्दी पैदा करती हो और खून के जोश को रोकती हो। बलगमी मजाज की ग़िज़ा गर्मी और लताफत पैदा करने वाली होनी चाहिए। सूदावी मजाज को गर्मी और तरी पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। तजर्बाकार असहाब ने बाज़ ग़िज़ाओं को जमा करने से रोका है। उनमें से अक्सर को दलील से साबित करना मुश्किल है, ताहम तजर्बा शाहिद है। चुनांचे वो कहते हैं कि मछली और दूध को एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको एक साथ खाने से अमराज मासूना मसलन जसाम और फालिज वगैरह पैदा हो जाते हैं, और ना तुलसी के साथ दूध को इस्तेमाल करना चाहिए। हत्ता कि दही की ग़िज़ा और ग़िज़ाए आलू बुखारा को भी जमा करने से मना कर दिया है। और सतून को दूध चावल के साथ, अंगूर को जानवरों की सिरी, अनार का हरीसा यानी कि हलीम और चावलों को सिरके के साथ नहीं खाना चाहिए। देर पर बीमारियां ये अरसे तक रहती हैं, इनसे मरीज जल्द हलाक नहीं होता। हरीसा इस ग़िज़ा का नाम है जिसको अहले अरब गोश्त, घी और नमक डालकर बनाते हैं। मफीरा एक ऐसी ग़िज़ा है जिसको तुरश दही डालकर बनाते हैं। उजासिया ग़िज़ाए आलू बुखारा एक ग़िज़ा है जिसमें आलू बुखारा शामिल होता है। मशरूब पीने की हर किस्म की अशिया, पानी, शरबत और शराब वगैरह। तजर्बाकार इत्तबा का बयान है कि कुएं के पानी को नहर के पानी के साथ जमा ना करना चाहिए जब तक उनमें से एक मैदे के नीचे ना उतर जाए। सबसे उम्दा बेहतर पानी नहरों का है, ख़ुसूसन उन नहरों का जो साफ़ सुथरी ज़मीन पर बहती हों, क्योंकि उनका पानी बुरी आमेज़शों से पाक होता है, या पथरीली ज़मीन पर बहती हों, क्योंकि उनका पानी अफूनत को कबूल नहीं करता। उनमें से भी ख़ुसूसन उन नहरों का पानी जो शुमाल या मशरक़ की तरफ बहती हों, और उनमें से जो नहरें नीचे की तरफ गिरती हों उनका पानी और भी बेहतर है, अलल खुसूस अगर चश्मे से दूर हो गई हों। अगर उन सफ़ात के साथ पानी हल्का हो, पीने वाले को शीरी यानी कि मीठा मालूम हो, और बहुत थोड़ा पानी मिलाने से शराब की तेज़ी टूट जाए, तो ये पानी नहायत उम्दा है। जबकि वो बहुत ज़्यादा हो और तेज़ बहता हो, दरियाए नील के पानी में ये खूबियाँ बेशतर मौजूद हैं। चश्मे का पानी किसी कदर खलीज होता है, खारेस का पानी चश्मे के पानी से ख़राब होता है, कुएं का पानी उससे ज़्यादा ख़राब, यानी कि नमनाक ज़मीन के घड़े का पानी सबसे बुरा होता है। इस मसनूई नहर को कहते हैं जिसे ज़मीन के अंदर ही अंदर खोद कर लाया जाता है। ये ऊपर से बंद होती है। ये कोयटा और पेशावर के नवाह में है। नमनाक ज़मीन के घड़े को कहते हैं। पानी उस वक़्त पीना चाहिए जबकि ग़िज़ा का हज़म शुरू हो चुका है। खाना खाने के बाद ही पानी पीने से ग़िज़ा कच्ची रह जाती है, और खाना खाने के दरमियान पानी पीना तो बहुत ही बुरा है। अलबत्ता बाज़ आदमी ऐसे होते हैं जिनको ग़िज़ा के साथ पानी पीने से फ़ायदा होता है, क्योंकि इनके मैदे गर्म होते हैं। नीज़ बाज़ आदमी ऐसे भी हैं जिनको खाने की ख्वाहिश यानी कि भूख
कम होती है, मगर जब पानी पी लेते हैं तो उनकी भूख चमक उठती है। और उसकी वजह यह है कि पानी से उनके मैदे की गर्मी की असलाह हो जाती है। नहार मुँह और हरकतें, खसूसन हरकत जमा, दस्त आवर दवा, हमाम और तर मेवों पर, अलल खसूस तरबूज और खरबूजे पर पानी या शराब पीना बहुत बुरा है। अगर प्यास की शिद्दत की वजह से पानी पिए बगैर चारा ना हो तो कोई ऐसे कूजे से यानी कि बर्तन से थोड़ा थोड़ा पानी चूसे जिसका दहाना तंग हो। बसा औकात लेसदार या नमकीन बलगम से प्यास पैदा हो जाती है और इस हालत में जिस कदर पानी पिया जाता है उसी कदर और भी प्यास बढ़ती जाती है। अलबत्ता अगर सब्र के साथ प्यास को रोका जाए तो तबीयत इस मादे को पकाती और पिघलाती है, जिससे प्यास को खुद ब खुद तस्कीन हो जाती है। और इसीलिए इस किस्म की प्यास गर्म चीज़ों मसलन शहद वगैरह के इस्तेमाल से जाती रहती है। प्यास की दो किस्में हैं, एक सच्ची और एक दूसरी झूठी। सच्ची प्यास में ग़िज़ा को रफ़ीक बनाने और उसका बदरका बनने के लिए पानी की ज़रूरत महसूस होती है, और झूठी प्यास में लेसदार शोर बलगम की वजह से पानी की ज़रूरत महसूस होती है। उसकी अलामत यह है कि पानी पीने से प्यास नहीं बुझती। अलबत्ता जब झूठी प्यास को रोक लिया जाता है तो तबीयत प्यास पैदा करने वाले मादे को पकाती और घुलाती है, जिससे प्यास को खुद ब खुद तस्कीन हो जाती है। बेहतरीन शराब वो है जो खुश जायका, खुशबूदार और साफ रंग और मोतदिल कफ़ाम, ना गाढ़ी ना पतली हो। मैल से खाली और अच्छी शराब की उम्दा पहचान ये है कि अगर उसकी थोड़ी सी मिकदार मुद्दत दराज तक हवा में खुली रखकर छोड़ दी जाए जब भी खराब न हो। अलगरस मुद्दत की दराजी ही से शराब की जोदत और उम्दगी पहचानी जाती है। रकीक शराब की शराब ज़्यादा लतीफ़ और जल्दी नशा लाने वाली होती है और उसका नशा जल्द दूर हो जाता है। गाढ़ी शराब देर में नशा लाती है और देर ही में उसका नशा ज़ाइल होता है और अरसे तक उसका खमार बाकी रहता है। गाढ़ी शराब खुसूसन मीठी और गाढ़ी शराब बदन को फरबा बनाती है, मगर उसके पीने वाले के बदन में सदों की पैदाइश का अंदेशा होता है। जवानों और गर्म मजाजों के लिए ऐसी सफ़ेद शराब मुनासिब है जिसमें पीने से कुछ अरसा पहले बहुत सा पानी मिलाया गया हो, और बूढ़ों के लिए जर्द शराब बेहतर है जिसमें थोड़ा पानी मिलाया गया हो, और अगर शराब से फरेबी मकसूद हो तो सुरख शराब इस्तेमाल करें। बूढ़े हस्बे बर्दाश्त तबीयत जिस कदर ज़्यादा शराब पीने दो, मगर बच्चों को इस बला से महफूज रखो और जवानों में एतदाल को मलहूज रखो। शराब ग़िज़ा के हज़म होकर मैदे से उतर जाने के वक़्त इस्तेमाल करनी चाहिए। उसको खाने के दरमियान या बाद में इस्तेमाल करना बहुत बुरा है, क्योंकि इस सूरत में ग़िज़ा खामी ही की हालत में रगों में नफूस कर जाती है। अलबत्ता बाज़ आदि अशख़ास के लिए खाने के साथ सिर्फ इस कदर शराब पीनी मुफीद है जिससे ग़िज़ा के हज़म होने में मदद मिले, मगर वो भी इस कदर ना होनी चाहिए कि कच्ची ग़िज़ा रगों में नफूस कर जाए। शराब के इस्तेमाल से जब तक सुरूर बढ़ता जाए, रंग निखरता जाए और जिल्द नरम और बुलंद होती जाए, हरकत नशात सादिर हों और ज़हन सलीम हो, उस वक़्त तक शराब की कसरत से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जब पीक शुरू हो, मतली ज़्यादा होने लगे, बदन और दिमाग बोझल हो जाए, होश और हवास बजा ना रहें और हरकत बदन सुस्त हो जाएं, तो उस वक़्त शराब को तर्क करना और कै कर देना ज़रूरी है। थोड़ी शराब पीकर कै करना बुरा है, क्योंकि उस सूरत में बदन से नफ़ा बख्श रतूबतें खारिज हो जाती हैं। बड़े कदहों की निस्बत छोटी प्यालियों में शराब पीना बेहतर है, और पहली प्याली के बाद
دوسری پیالی کے پینے میں اس قدر دیر کرنی چاہیے کہ پہلی شراب ہضم ہو جائے۔ محفل شراب